यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर। बट उसके पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जैसा मैंने आपको लास्ट 4-5 क्लासेस में बताया था कि एएनएम वालों की बुक है जो आ गई है। अब जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं बुक आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर अभी बुक है जो इनलिस्ट की गई है, बट उसमें मे बी 72 घंटे का टाइम है जो मैक्सिमम लगता है कि बुक है जो आपको प्लेटफॉर्म पे शो होने लगे। बुक आपको इस तरीके से रहेगी, जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं और जिन भी लोगों ने प्रीवियसली एएनएम के पेपर लिए हुए थे, जिन भी लोगों ने एएनएम के पेपर प्रीवियस पेमेंट करके लिए हुए थे, उनको सीधा सीधा डायरेक्ट है जो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाएगा डायरेक्ट ऑर्डर करने पर। तो यहाँ पर बुक में आपको खासियत ये रहने वाली है कि बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। साथ में आपको 35 से ज़्यादा मोर देन 35 अलग अलग स्टेट के एएनएम मल्टीपर्पज़ फीमेल हेल्थ वर्कर के क्वेश्चन पेपर ऐड किए गए हैं। की पॉइंट्स हैं, जोड़ी मिलाओ प्रश्न है, साथ में नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जितने भी प्रोग्राम्स लाए गए हैं या जो भी स्कीम वगैरह हैं वो सब विथ डेट के कब लॉन्च हुई, क्या इनका काम है वो रहेगा। सिलेबस पर बेस्ड है जो आपका सिलेबस होता है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो, कम्युनिटी हेल्थ हो, फर्स्ट एड हो, इम्यूनाइजेशन हो, ओबीजी हो, फंडामेंटल हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, उस सब के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। एंड साथ में आपको एंड में 10 मॉडल पेपर दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश में जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी सॉल्व है बट आप वहाँ पे है जो अपने पेपर्स लगा सकते हैं। तो बुक की खासियत ये है जो मैंने आपको बता दी। और बुक है जो आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगी, बट उसमें जैसा मैंने आपको कहा कि मे बी 72 घंटे तक का टाइम है जो लग सकता है। बुक ऑलरेडी है जो कल आ गई थी, बट फ्लिपकार्ट पे ऐड करने के बाद होता क्या है कि 2-3 दिन का टाइम है जो दिया जाता है कि उसमें कोई भी यदि कुछ लीगल या कुछ भी हो तो उसके थ्रू है जो हम बुक को आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने पहले बुक ऑर्डर की हुई है उनको सीधा 100 रुपीज़ का मार्जिन दिया जाएगा, और जिन्होंने पेपर लिए थे उन्होंने 22 पेपर समथिंग लिए थे, बट यहाँ पे आपको पेपर्स हैं जो सीधे डबल कर दिए गए हैं। 35 से ज़्यादा पेपर हैं, 10 मॉडल पेपर हैं, आपका सिलेबस के बेस्ड आपको क्वेश्चन है। पेपर पूरे हिंदी इंग्लिश में है। आपको जो पर्टिकुलर किसी स्टेट के पेपर इंग्लिश में हुए हैं उनको बस यहाँ पे इंग्लिश में रखा गया, बाकी सभी हिंदी इंग्लिश में है। और जो लोग एनएचएम की जो गाइड है, कंप्लीट जो गाइड है एनएचएम सीएचओ के लिए, वो भी ले सकते हैं। और ये बुक जिनका एम्स के लिए पेपर है, सीआरए के थ्रू एम्स में एमपीएचडब्ल्यू की वैकेंसी निकली उसके लिए, यूपीएसएससी के थ्रू एएनएम का पेपर है, ऑल इंडिया स्टेट कहीं पर भी एएनएम का पेपर होता है उसके रिगार्डिंग ये बुक आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो आपको थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारी क्लास का, द रिफ्रैक्टिव एरर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड लेंसेज। तो एक जो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है, क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है कि जो कर्व बन रहा है कॉर्निया और लेंस के बीच में वो क्या है, एमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो जो क्या है रिफ्रैक्टिव एरर है, रिफ्रैक्टिव का मतलब है कि जो आपका कर्वेचर बनना चाहिए कॉर्निया और लेंस के स्ट्रेट में, लेकिन वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया है। जो आप महंगे लोग देखते हैं, देखते कहीं उनको दिखता कहीं और का है, तो वही सिचुएशन है यहाँ पर। वो क्या हुआ, एस्टिग्मेटिज्म, क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया का मतलब होगा नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होगा फार साइटेडनेस, हेमेट्रोपिया का मतलब है कि नॉर्मल विजन, क्या है, नॉर्मल विजन। तो यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें आपके कॉर्निया और लेंस के बीच का जो कर्वेचर है क्या है, डिफरेंस है और अलग है। मायोपिया नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेज। नॉवडेज आपने देखा होगा कि इंसुलिन पेन जैसी डिवाइस से दिया जाता है। क्यों दिया जाएगा, शॉर्टर इंजेक्शन टाइम, एक्यूरेट डोज डिलीवरी, लोअर कॉस्ट विथ रीयूजेबल इंसुलिन कार्टलेज, रीयूज ऑफ स्मॉलर गॉज निडल्स। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
कि पेन जैसे ही रहेगा, देखने में लगेगा पेन जैसे। तो यहाँ पर इंसुलिन की जो डिलीवरी डिवाइस है क्या करेगी, एक एक्यूरेट जितने डोज की ज़रूरत है उतना ही देगी। इस तरीके से आएगा पेन जैसे, जितने डोज की ज़रूरत है उतना डोज ही दिया जाएगा, इसीलिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द नोट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन फॉर रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट स्टूडेंट्स डेटा ऑन प्रैक्टिस। तो कौन सा है जो अभी रिसेंटली नर्सिंग एजुकेशन में यूज़ किया जा रहा है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, स्टूडेंट का डेटा प्रैक्टिस के लिए? एनेक्डोटल, नर्सिंग नोट, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकॉर्ड्स या फिर क्रिटिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड? तो कौन से नोट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जा रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन के लिए? तो वो कहलाते हैं आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। कौन से? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा फिलअप करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। स्टूडेंट का डेटा, आपने ड्यूटी की है या नहीं, कितने दिन एब्सेंट रहे, वो सब चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज A client with rheumatoid arthritis may reveal which of the following assessment data? तो यदि पर्सन को rheumatoid arthritis है तो कौन सा डेटा रिवील होगा? हैवर्डन नोट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट, asymptomatic joint swelling या फिर स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड। तो यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, rheumatic arthritis है और rheumatoid arthritis है तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होगा rheumatic। अब यहाँ पर ये अर्थराइटिस हुई है तो क्या होगा, यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ये इमेज मैंने आपको कई बार बताई हुई है। फिंगर के यहाँ पे क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो आपकी फिंगर है जो हाइपर एक्सटेंशन होगा और फ्लेक्सर एंड बेंट होगा एक जगह पे। जो डिस्टल फेरेंजियल है वहाँ पर क्या होगा, बेंट होगा, फ्लेक्सन होगा। तो यहाँ पर हाइपर टेंशन और जो फ्लेक्सन देखने को मिलेगा फिंगर के यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। मतलब हाथ में आपकी जो स्वान होते हैं, बगुले होते हैं, उनके जैसी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी वो। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल एम ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज टू। फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए? रिगेन द मूवमेंट, इनहेंस सेल्फ स्टीम, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन इन एस्थेटिक फॉर्म या प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए? जो फंडामेंटल एम होते हैं प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए वो कौन से हैं? तो जो इतनी भी प्लास्टिक सर्जरी होंगी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी, किसी ने नाक की करा ली, किसी ने लिप्स की करा ली, रिकंस्ट्रक्टिव कौन सा होता है, सुधारने वाली, जैसे क्लेफ्ट लिफ्ट के प्लेट में की जाती है वैसे ही यहाँ पर जो प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी क्या करेंगी, रेस्टोरेशन, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म। क्लियर? जो HIV-1 है किससे बिलोंग करेगा, यहाँ पर रेट्रोवायरस फैमिली का जो जीनस यहाँ पे पूछा है वो क्या होगा, लेंटिवायरस। क्या है, लेंटिवायरस। नेक्स्ट इज यू आर केयरिंग फॉर अ हाई रिस्क प्रेग्नेंट क्लाइंट who is in a life threatening situation. The fetus is also at risk for death. Clinical decisions are being made that concern you because some of these treatment and life saving measures promote the pregnant woman's life at the same time that they significantly jeopardize the fetus life and viability, and other decision can preserve the fetus life at the expense of the pregnant woman's लाइफ। विच रोल ऑफ द नर्स इज द प्रायोरिटी एट दिस टाइम। ये क्वेश्चन आपको नॉर्सेट में आ सकता है, स्पेशली नॉर्सेट, जो नॉर्सेट हो गया, PGI हो गया, उस वहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा, आपने ये चीज़ मूवीज में बहुत देखी होगी कि माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं, दो में से किसी एक को बचा सकते हैं। उस टाइप की सिचुएशन की बात की जा रही है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली एक क्लाइंट एडमिट है हॉस्पिटल में, आप उसकी केयर करते हैं। अब वहाँ पर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि फीटस भी हाई रिस्क पर है, मतलब या तो फीटस जो बच्चा है यूट्रस में उसको बचा सकते हैं आप, या माँ को बचा सकते हैं, फिर दोनों की जान है जो जा सकती है। तो ऐसे केस में एज अ नर्स आप कौन सा रोल निभाएंगे, केस मैनेजर का, कोलैबोरेटर का, कोऑर्डिनेटर का या फिर एडवोकेसी का? क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि आपने मूवीज खूब देखी है, खूब सीरियल देखे हैं, कहा जाता है कि या तो माँ बच सकती है, बच्चा बच सकता है, किसको बचाएंगे आप?
और यदि बचाते हैं आप तो यहाँ पर आपका कौन सा रोल प्ले होगा, केस मैनेजर का, कोलैबोरेटर का, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर का कि एडवोकेसी का। तो ऐसे केस में आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी अपना पढ़ा है, आपको एथिक्स आपके इसीलिए पढ़ाए जाते हैं, लॉ इसीलिए पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे केस में आप एज एन एडवोकेसी का रोल प्ले करेंगे। वो इसलिए रोल प्ले करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए फैमिली कहती है बच्चे को बचाइए, माँ की जान को भी खतरा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एज आपकी ड्यूटी होगी यहाँ पर एज एन एडवोकेट की। एडवोकेट का मतलब है यहाँ पर कि आपको जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे सलाह लेना है, जो भी हॉस्पिटल की रूल्स एंड पॉलिसी हैं वो सभी चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन आपकी कहलाएगी क्या, एडवोकेसी। कोऑर्डिनेटर ऑफ केयर यहाँ पे आपका नहीं होगा, ना ही आप यहाँ पे उनको सांत्वना दे सकते हैं। 100% तो आप किसी भी चीज़ में नहीं कह सकते कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, और ना ही केस मैनेजर के तौर पर रहेगा। ये होगा आपका एडवोकेसी के तौर पर, क्योंकि दोनों की जान को खतरा है। नेक्स्ट वन, और यदि इनकेस आपने अपने मन की कर ली तो आपके जो लीगल एथिक्स हैं, आप पर लीगल इम्प्लीकेशन भी हो सकते हैं, भले आपने कंसेंट साइन करवाए हो, लेकिन इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए एडवोकेसी के तौर पर आप अपने सीनियर से सलाह लेंगे, आपके जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसीज हैं, वो सभी चीज़ें फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वन इज, योर क्लाइंट हैज एन एलर्जी टू बोथ पेनिसिलिन एंड लेटेक्स। Which of these pathophysiological facts should you apply when you are providing to this client? यदि आप किसी मरीज में, आपको पता है कि इस मरीज को पेनिसिलिन और लेटेक्स दोनों से क्या है, एलर्जी है, तो यहाँ पर आप यदि किसी को मेडिसिन देते हैं तो इनमें से कौन सी पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो आप चेक करेंगे। The sensitizing dose of penicillin can lead to anaphylaxis. The second dose of penicillin can lead to distributive shock. Next, you should be aware of the fact that about 10% of the population has an allergy to both penicillin and latex. You should be aware of the fact that 20% of the population has an allergy to both penicillin and latex. तो यहाँ पर आपकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, आपको पता है कि आपके मरीज को पेनिसिलिन और लेटेक्स दोनों से एलर्जी है। तो यहाँ पे कहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि पहला डोज देंगे तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, यदि पेनिसिलिन से किसी को एलर्जी है तो क्या होगा, वो फर्स्ट डोज में एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कॉज करेगी। लेकिन यदि आपको पता ही है कि मरीज को आपके पेनिसिलिन से एलर्जी और आपने जाके इंजेक्शन लगा दिया उसको पेनिसिलिन भर के, तो मरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक हो सकता है, जिसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे केस में आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, द सेकेंड डेज ऑफ पेनिसिलिन कैन लीड टू डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है जो कॉज कर सकता है सेकेंड डोज, क्योंकि आपके मरीज को ऑलरेडी पेनिसिलिन और लेटेक्स से क्या एलर्जी है। फर्स्ट डोज की मानेंगे कि हाँ एनाफिलेक्टिक शॉक होगा, लेकिन सेकेंड डोज यदि आपने दे दिया, चाहे आपको पता भी है कि उसको है ये चीज, तो मरीज को डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के कारण उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट इज वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो वर्टिगो किसमें प्रॉब्लम होने के कारण होगा, मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर। तो जो वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जो मेनर्स डिसीज आपने पढ़ी है, उसमें ऐसे देखने को मिलेगी। आपके कान में क्या लगेगा, जैसे कुछ स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा है। क्या है, आपके कान में लगेगा कि जैसे कुछ स्पिनिंग सेंसेशन हो रहा है, और ये होता है इनर ईयर। कहाँ पर, जो कोक्लियर वाला पार्ट होगा, वेस्टिबो कोक्लियर पार्ट, वहाँ पर। तो ये कहाँ की प्रॉब्लम है, आपके इनर ईयर की। यहाँ पर आपको लगेगा कि कुछ है जो कान में घूम सा रहा है। क्या है, कान में कुछ स्पिन जैसे हो रहा है, स्पिनिंग सेंसेशन आपको फील होगा। और ये होता है किसमें, मेनर्स डिसीज में। किसमें, मेनर्स डिसीज का जो क्लासिकल साइन है टिनिटस, वर्टिगो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इनर ईयर। नेक्स्ट इज सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। तो हर्निया को सर्जिकली रिपेयरिंग करने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोटोमी या फिर हर्नियोरेफ्री। टोमी का मतलब तो काट के सीधा अलग कर देना, सर्जिकली काटना, इंसिजन लगा के, तो वो है यहाँ पर हर्नियोटोमी। लेकिन यहाँ पर रिपेयरिंग की बात की जा रही, तो जब भी रिपेयरिंग की बात की जाए तो रिपेयरिंग का मतलब होता है रेफरी, और ये क्या होगा यहाँ पर, हर्नियोरेफ्री। क्या कहलाएगा, हर्नियोरेफ्री। नेक्स्ट वन,
द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट। तो जब भी आपका पाल्पेशन किया जाता है, जो नर्सिंग असेसमेंट, जो एब्डोमिनल असेसमेंट होता है, तो उसमें जब डीप पाल्पेशन किया जा रहा है तो इसका एम क्या होगा? स्किन टर्गर चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, हाइड्रेशन चेक करना, कि ऑर्गन्स को चेक करना। किसके लिए असेस किया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर जो असेसमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा डीप पाल्पेशन ऑर्गन के लिए। लिवर, स्प्लीन, ये सभी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं किससे? डीप पाल्पेशन के थ्रू। इंटरनल ऑर्गन्स को असेस करने के लिए क्या किया जाता है? डीप पाल्पेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन? तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही क्यों इंजेक्ट किए जाते हैं यदि कोई एलर्जी चेक की जानी है तो? इट इज इजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज रैपिडली, इट डिफ्यूज स्लोली, या फिर इट इज लेस पेनफुल। क्यों एलर्जिक रिएक्शन? मान लीजिए आपको कोई भी एंटीबायोटिक की एलर्जी है नहीं, तो उसके लिए आपको इंट्राडर्मल रूट से ही इंजेक्शन लगा के चेक किया जाएगा। तो ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये इजी है एडमिनिस्टर करना, स्लोली डिफ्यूज होगा, या फिर फास्ट डिफ्यूज होगा, या फिर पेनलेस होगा, कम पेनफुल होगा। किस रीजन से यहाँ पर किया जाएगा? तो इसका मेन रीजन होगा कि ये स्लो डिफ्यूज होगा। मान लीजिए आपको यदि इससे कोई भी मेडिसिन की टेस्टिंग की जा रही है, आपको एलर्जिक रिएक्शन चेक किया जाना है, तो हमेशा ही इंट्राडर्मल रूट अपनाया जाता है। वो इसलिए कि ये धीरे धीरे क्या होगी? डिफ्यूज होगी। इन केस आपको कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम होती है तो स्लोली डिफ्यूज होगी, तो ऐसे केस में आप उस चीज का एंटीडोट देके या फिर उस चीज को ट्रीट कर सकते हैं और पर्सन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही एक मेन रीजन होता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर एनाफिलैक्टिक रिएक्शन चेक करना है किसी मेडिसिन या फिर किसी फूड को लेके, तो हमेशा इंट्राडर्मल पैच है जो लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्लो डिफ्यूज होगी। अब एक वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, वो कौन सी है? वो है बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट वन, पीपीटी एडमिनिस्टर किया जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए, तो वो भी किससे किया जाता है? इंट्राडर्मल रूट से। नेक्स्ट इज अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ड्रग। तो यहाँ पर जब किसी मरीज को ऑक्सीटोसिन दी जाती है तो यहाँ पर एज अ नर्स आप इनटेक और आउटपुट चार्ट चेक करते रहते हैं। क्यों करेंगे? इंक्रीज द थ्रस्ट, इंड्यूस डायरेटिक इफेक्ट, कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी, या फिर कॉज वाटर रिटेंशन। यदि किसी को ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है तो आप उसमें क्या चेक करेंगे? क्योंकि ये मेडिसिन और क्या कॉज कर सकती है? ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से लाने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो पीपीएच की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यहाँ पर ये एज एन एंटी डायरेटिक हार्मोन उसी के जैसा काम करता है, इसीलिए क्या कॉज करेगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी। दिस इज बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एंटी डायरेटिक हार्मोन। जो ब्रेसोप्रेसिन और एडीएच हार्मोन है स्ट्रक्चर के मामले में उसी के जैसा है। तो जब ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों रिलीज किए जाते हैं कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके ब्लड में, तो एडीएच क्या करेगा? आपके ब्लड में पानी कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन यदि जब आपको लंबे टाइम तक ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज किया जाएगा तो यही चीज हाइपोनेट्रेमिया का रीजन भी बन सकती है, वाटर रिटेंशन का रीजन भी बन सकती है, जिसके कारण आपका सिर दर्द होगा, मसल क्रैम्प होंगे। और यहाँ पर क्या किया जाएगा? मरीज में वाटर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो जब भी यदि किसी मरीज को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो एज अ नर्स आप क्या चीज चेक करेंगे कि मरीज आपको अचानक से तो नहीं बता रहा है कि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नोजिया हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि उसको क्या हो गया है? वाटर इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन डेवलप हो गई है, इसलिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कॉज वाटर रिटेंशन और कॉज वाटर इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द बिगनिंग साइन ऑफ प्रेशर सोर? तो प्रेशर सोर का बिगनिंग साइन क्या है? स्वेलिंग, कूलनेस, नमनेस या फिर डिस्कलरेशन। तो यहाँ पर प्रेशर सोर का जो बिगनिंग साइन की बात की जा रही है वो कौन सा है? प्रेशर सोर
डेक्यूबिटस अल्सर, ये सभी एक ही है। इसका जो फर्स्ट साइन होता है वो होता है डिस्कलरेशन। क्या होगा? डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डिस्कलरेशन। फर्स्ट साइन की बात की जा रही, बिगिनिंग साइन, तो क्या है? डिस्कलरेशन। अब यहाँ पे देखिए आप, इसके लिए एक स्केल यूज की जाती है डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर सोर के लिए, तो क्या कहलाती है? ब्रेडन स्केल। कौन सी? ब्रेडन स्केल। इसमें मिनिमम स्कोरिंग 6 होती है, मैक्सिमम स्कोरिंग 23 होती है। जैसे आपने ग्लासगो कोमा स्केल की मैक्सिमम 15 होती है, 3 से नीचे आ जाए मतलब मरीज कोमा में चला गया है। वैसे ही ब्रेडन स्केल की जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है 23 का मतलब पर्सन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्रेडन स्केल है यूज़ की जाएगी किसके लिए? डेक्यूबिटस अल्सर और प्रेशर अल्सर के लिए। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप? आपको ये भी आता है प्रेशर अल्सर, तो बार बार फ्रिक्वेंटली पर्सन की पोजीशन को चेंज करके एवरी 2 आवर में, ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होते रहे, तो प्रेशर सो डेवलप ना हो पाए। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विद द, स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा कौन से बच्चे में? काइफोसिस वाले में, लॉर्डोसिस वाले में, टेलीपेस वाले में, कि ऑल ऑफ दी अबव में? किस तरीके के बच्चे में स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा? स्वान की नेक होती है उस तरीके की बात की जा रही है, तो किसमें देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस वाले पर्सन में। किसमें? लॉर्डोसिस वाले में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लॉर्डोसिस। एक डिफॉर्मिटी है स्पाइन बोन, जो बैकबोन है आपकी स्पाइन है उसकी डिफॉर्मिटी, जिसमें पर्सन का जो जैसे स्वान होता है उस तरीके से आपकी वर्टिब्रा रहेगी, और यहाँ पर मोर देन नॉर्मल से है जो ज़्यादा क्या रहेगी? इनवर्ड रहेगी। बैक कर्व क्या है? अंदर की तरफ रहेगी। इसके कारण बच्चा कैसा दिखेगा? स्वे बैक, जो स्वान की नेक होती है उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है? स्वे बैक अपीयरेंस एंड इट्स सीन इन द लॉर्डोसिस। थोरेसिक वे में, थोरेसिक जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वहां पर प्रॉब्लम होगी तो काइफोसिस कहलाएगी। लंबर एरिया में होगा तो लॉर्डोसिस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ एपिथेलियल इज एफिशिएंट इन जनरेटिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस डेड सेल्स डैमेज्ड बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन? कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यू में ये ताकत रहेगी या फिर नई सेल्स को जनरेट करेगा, पुरानी जो डेड सेल्स हैं उनको डैमेज करके बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन के? कौन से ऐसे एपिथेलियल टिश्यू हैं? ट्रांजिशनल, कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको जरूरी नहीं यही से वहाँ एपिथेलियल में से आपको कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर जो कहा गया है कि न्यू सेल्स को रिप्लेस करेगा, जो डेड सेल्स हैं उनको डैमेज करेगा मैकेनिकल फ्रिक्शन से, और जो नई सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। तो कौन से टिश्यूज होंगे? तो होंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू तो यहाँ पर होते हैं सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। यहाँ पर ये अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह प्रेजेंट रहते हैं, कि जो आपको एग्जाम में या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ट्रैकिया वाले एरिया में वहाँ पे कौन से है, और यूट्रस में कौन से है, तो ये आपको इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल में एफिशिएंट मतलब उनकी ये क्षमता है कि वो नई सेल्स को जनरेट करेंगे डेड सेल्स को डैमेज करके, तो वो होंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। कौन से? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। विच इनहिबिट ग्लूकागॉन सीक्रेशन? तो ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम कौन करेगा? अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टैटिन या फिर बीटा एगोनिस्ट? तो ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, पैंक्रियाज रिलीज करती है किसके लिए? ग्लूकागॉन को। अब इसी ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर ग्लूकागॉन का सीक्रेशन कौन करेगा? पैंक्रियाज की जो अल्फा सेल्स हैं, बीटा रिलीज करती हैं इंसुलिन को, अल्फा रिलीज करती हैं किसको? ग्लूकागॉन को। अब इस ग्लूकागॉन का यदि सीक्रेशन होता है तो इसको इनहिबिट मतलब सप्रेस करने का काम कौन करेगा? तो इसको सप्रेस करने का काम कौन करेगा? वो करेगा सोमेटोस्टैटिन। कौन करेगा? सोमेटोस्टैटिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सोमेटोस्टैटिन। एग्जाम में आपको आ सकता है कि रिलीज कौन करेगा ग्लूकागॉन को? पैंक्रियाज की
अल्फा सेल्स, कौन सी? अल्फा सेल्स, जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स है अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा करेंगे ग्लूकागॉन को, बीटा करेंगी इंसुलिन को, और जो यहाँ पर डेल्टा सेल्स हैं वो सोमेटोस्टेटिन को। सोमेटोस्टेटिन है जो यहाँ पर क्या है? तो सोमेटोस्टेटिन का जो मेन रोल यही है कि जो ग्लूकागॉन हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, उसके इनहिबिशन करना, उसको सप्रेस करने का काम करना। तो यहाँ पर जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, लो फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट ओनली, या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर कौन सी डाइट है जो प्रेफरेबल रहेगी किसके लिए, यदि क्लाइंट को डायबिटिकुलाइटिस हुआ है? तो पहली चीज, जब आपको पता होगा कि डायबिटिकुलाइटिस है क्या, तब तो आप उसके लिए डाइट बता पाएंगे। तो यहाँ पर डायबिटिकुलाइटिस का जो मेन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये होता क्या है, तो डायबिटिकुलाइटिस में जो आपका कोलोन है, कोलोन का मतलब है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरीके से हम ये कहेंगे वीकनेस के कारण, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपको इजीली समझ में आएगा, जो डायवर्टिकुला का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक तरीके से पाउच जैसे बनेंगे, डायवर्टिकुला जिसको नाम दिया गया है। और यदि इन्हीं पाउच में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? आपकी डायवर्टिकुलाइटिस। और डायवर्टिकुलाइटिस वाले मरीज को आप यदि डाइट की बात करते हैं, कौन सी डाइट प्रेफर करेंगे? लो फाइबर, हाई फाइबर, क्लियर लिक्विड, या फिर हाई प्रोटीन डाइट। तो यहाँ पर एक कोलोन पर प्रेशर पड़ेगा तभी आपके डायवर्टिकुला बनेंगे, जो स्मॉल पॉकेट जैसे बन रहे हैं वो बनेंगे। कोलोन पर प्रेशर कब पड़ेगा? या तो आपकी डाइट में पानी की कमी हो, क्लियर, आपकी डाइट में पानी की कमी हो, फाइबर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो यही सब रीजंस रहेंगे किसके लिए? डायवर्टिकुलाइटिस के लिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो डाइट देंगे मरीज में वो कौन सी होगी? हाई फाइबर्स डाइट। क्या होगी? हाई फाइबर्स डाइट। यहाँ पे देखिए आप, ये रही आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको आप कोलोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोलोन। और एटलीस्ट 5 मीटर तक इसकी लेंथ है जो बनी जाती है, जो स्मॉल होती है उसकी ज़्यादा होती है 7 मीटर तक। ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर इसके जो पार्ट है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। अब होता क्या है कि जो यहाँ पर डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट है, यहाँ पर कोई सा भी पार्ट हो सकता है कोलोन का। अब यहाँ पर ये पॉकेट जैसे बनेंगे, इनमें ब्लीडिंग होगी, ये क्या है? डायवर्टिकुलम कहलाएंगे जो यहाँ पर बनेंगे। अब यदि इन्हीं में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कहलाएगा डायवर्टिकुलाइटिस। लेकिन जब एक से ज्यादा जगह डायवर्टिकुलाइसिस हो जाए तब ये कहलाते हैं डायवर्टिकुलोसिस। याद रखें, ये ओनली पाउच अकेले बनते हैं, पॉकेट, स्मॉल पॉकेट बनते हैं इनसाइड ऑफ योर कोलोन, इट्स कॉल्ड द डायवर्टिकुला। और यहाँ पर यदि इन्हीं में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो ये कहलाते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। और जब इन्हीं के बहुत सारे डायवर्टिकुलोसम बन जाए, डायवर्टिकुलम बन जाएंगे और फिर इनमें इन्फेक्शन होगा तो ये कहलाएगा डायवर्टिकुलोसिस। इसके साइन सिम्टम क्या होंगे डायवर्टिकुलोसिस के? लोअर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, जो कि कभी कभी सीवियर भी हो सकता है। लोअर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होगा। डिस्टेंटेड एब्डोमेन और पैल्पेबल कोलोन। हो सकता है कि आप अपने कोलोन पे जब डॉक्टर पाल्पेशन करेंगे, जो भी डॉक्टर फिजिशियन आपका पाल्पेशन करेगा तो उनको एक पाल्पेबल कोलोन भी फील होगा। फीवर रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन है। नोजिया वॉमिटिंग कॉमन सी बात है, जब यदि किसी पर्सन को कोई भी जीआईटी से रिलेट करती प्रॉब्लम होती है तो नोजिया वॉमिटिंग होता है। रेक्टल ब्लीडिंग होगी। रेक्टल ब्लीडिंग क्यों होगी? मान लीजिए जो यहाँ पर पाउच बने हुए हैं इनमें यदि ब्लीडिंग हो रही है, यही जो ब्लड है कहाँ से आएगा? रेक्टम के थ्रू बाहर आएगा, तो यहाँ पर रेक्टम ब्लीडिंग हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, लेकिन डायरिया बहुत कम केस में देखने को मिलेगा। तो इसी कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे? हाई फाइबर डाइट। कॉज क्या है इसके? आर्टेरियल हाइपरटेंशन, मतलब जो यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड फ्लो में कुछ यदि प्रेशर ज़्यादा हो तो उसके कारण भी ये सिचुएशन डेवलप हो सकती है। इम्यूनोसप्रेशन, मतलब कोई भी आपको इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज है, HIV हो गई या फिर कोई सी भी ऑटोइम्यून डिसीज हो गई, ओबेसिटी,
विटामिन डी की कमी। तो ये सब क्या रीजन है। अब यदि यहाँ पर यही डायवर्टिकुलाइटिस क्या हो, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो होंगे बावल ऑब्स्ट्रक्शन। बावल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बन गए। मान लीजिए यहाँ पर ये जो कोलोन में बहुत ज़्यादा डायवर्टिकुलाइटिस बन गए, तो यहाँ पर जो आपका जो भी मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो कोलोन में ही आता है। यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था, तो यहाँ का आइटम यहाँ का आइटम बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन। पेरिटोनाइटिस, कभी कभी बस्ट आउट हो जाए, ये जो डायवर्टिकुलोसिस और डायवर्टिकुलाइटिस है क्या हो जाए, बस्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, परफोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेरिटोनाइटिस हो सकता है, जो यहाँ पर लेयर है पेरिटोनियम है उसकी कवरिंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। एब्सिस हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होगी यदि इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया। डायग्नोसिस के लिए तो वही है कि आप इन्फेक्शन है तो उसके लिए यूरिन टेस्ट कराएंगे, और यहाँ पर लिवर एंजाइम टेस्ट कराएंगे कि कोई लिवर से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से तो आपका पेन नहीं हो रहा है। स्टूल टेस्ट कराएंगे यदि किसी पर्सन को डायरिया का केस होता है। यूएसजी कराएंगे जिससे प्रॉपर पता चल जाएगा। एंड देन सीटी स्कैन कराएंगे, तो सीटी स्कैन में और कंफर्म हो जाएगा कि कितना सीवियरिटी है और किस तरीके से इस चीज को ट्रीट किया जाना है। तो आई होप आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं डायवर्टिकुलाइटिस को लेके। नेक्स्ट इज a client is diagnosed with Crohn's disease. The nurse should anticipate which of the following symptom. यदि किसी पर्सन को क्रॉन्स डिसीज हुई है तो एज अ नर्स आप कौन से सिम्टम है जो एंटिसिपेट करेंगे। ब्लड डायरिया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, पेनलेस जॉइंटिस, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। क्रॉन्स डिसीज में होगा क्या, जो यहाँ पर इस मरीज को यदि क्रॉन्स डिसीज हुई है तो कौन से सिम्टम आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्रॉन्स डिसीज क्या है, जीआई ट्रैक्ट में होने वाला इन्फ्लामेशन है। अब ये आपके कहाँ से, स्टमक से लेके एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। कहाँ से, स्टमक से एनस तक के एरिया को अफेक्ट कर सकता है। क्या है, क्रॉन्स डिसीज इन्फ्लामेशन है आपके जीआई ट्रैक्ट में होने वाला। अब ये इन्फ्लामेशन आपके जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, तो ये तो स्टार्टिंग से एंडिंग जो एनस एरिया है वहां तक अफेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर सिम्टम क्या होंगे, तो आपको लगेगा डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है ऐसे केसेस में। अब यहाँ पर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग सबसे कॉमन साइन यहाँ पे माना जाएगा किसका, क्रॉन्स डिसीज का। क्रॉन्स डिसीज वाले मरीज में यदि बात की जाए डाइट की, तो प्रोटीन वाली डाइट है जो अवॉइड करने को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल आपका ल्यूमेन होती है कोलोन की, वो इस तरीके से रहेगी जो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रही है। कोलोन की जो ल्यूमेन है वो ऐसी रहेगी। लेकिन जब क्रॉन्स डिसीज की कंडीशन होगी, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम से इन्फ्लामेशन है, कहाँ पर, जीआई ट्रैक्ट में, जो आपके स्टमक से होते हुए एनस तक रहेगा। तो इन्फ्लामेशन या तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, या फिर एनल एरिया में हो सकता है। तो यहाँ पर इसके कारण ब्लड भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। कहाँ पर ब्लड देखने को मिलेगा, स्टूल में। लेकिन मोस्ट ऑफ दी क्या होगा, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का मतलब है कि आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पेट में कुछ हो रहा है, तो वही एब्डोमिनल पेन और क्रैम्पिंग है जो देखने को मिलेगी किसमें, क्रॉन्स डिसीज में, और जीआई ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज। यदि किसी पर्सन को स्किन ड्राइनेस होती है तो कौन से इंटरवेंशन आप है जो यहाँ पे अपनाएंगे। कंसल्ट द डाइटिशियन अबाउट इंक्रीजिंग द पेशेंट फैट इंटेक नेसेसरी मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा ऑप्शन है, आस्क द फिजिशियन to refer the patient to a dermatologist and suggest that the patient wear home laundered sleepwear. Encourage the patient to increase his fluid intake. Use non-irritating soap when bathing the patient and apply lotion to the involved area. Avoid bathing the patient until the condition is remedied and notify the physician. तो आप स्किन ड्राइनेस के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है कि डाइटिशियन को कंसल्ट करें, आपकी फैट इनटेक ले पर्सन यहाँ पर, जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जा सके। दूसरे में है कि पेशेंट को डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए। तीसरा है यहाँ पर कि फ्लूइड ले, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज करें।
तो यहाँ पर ये चीज है जो क्यों अपनाई जाएगी स्किन इंटेग्रिटी के लिए। स्किन ड्राइनेस यदि हुई है तो आप कैसे मैनेज कर पाएंगे इस चीज को। आप यहाँ पर पर्सन को इनकरेज करें कि आप ज्यादा फ्लूइड लें, नॉन इरिटेटिंग सोप यूज करेंगे तो जो भी आपकी स्किन में ड्राइनेस और कभी कभी ड्राइनेस के कारण स्किन ब्रेक भी रहती है और यहाँ से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन इरिटेटिंग सोप यूज करें जिसमें केमिकल ना हो जब आप नहाते हैं। आफ्टर दैट बाथिंग आप लोशन अप्लाई करें, मॉइस्चराइज रहेगी स्किन तो आपको इन्फेक्शन होने का और स्किन ड्राई होने का चांसेस है जो कम रहेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सा मेजर अपनाएंगे। Encourage the patient to increase his fluid intake. Use non-irritating soap when bathing the patient and apply lotion to the involved area. तो इससे आप ड्राइनेस स्किन ड्राइनेस के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज when bathing the patient's extremities, the nurse should use long firm strokes from the distal to the proximal area. The technique or this technique, जब भी आप पर्सन को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज को नहला रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, एज अ नर्स आप क्या यूज कर रहे हैं, फर्म स्ट्रोक यूज करते हैं जो कि डिस्टल से प्रॉक्सिमल एरिया तक यूज किए जाएंगे। इस टेक्निक का एम क्या है, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किन असेसमेंट, अवॉइड अनड्यू स्ट्रेन ऑन द नर्स, इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न, कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज द सर्कुलेशन। तो यहाँ पर पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज जब आप क्लीन करते हैं तो एज अ नर्स आप फर्म और लॉन्ग स्ट्रोक क्यों यूज कर रहे हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, ताकि वीनस ब्लड रिटर्न को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। जब वीनस ब्लड रिटर्न यहाँ पर क्या होगा, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में फ्लो होगा तो यहाँ पर वीनस स्ट्रेसेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं और एक गुड पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आपके लिए जो ब्लड फ्लो है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्सन के लिए आप जो लॉन्ग फर्म स्ट्रोक्स यूज करते हैं डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एरिया में, क्यों कर रहे हैं वो आप, ताकि इंक्रीज वीनस ब्लड रिटर्न हो सके। नेक्स्ट इज विविड ड्रीमिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ स्लीप। तो विविड ड्रीमिंग किस स्टेज में स्लीप की आपको सपने ज्यादा आते हैं। स्टेज 1 नॉन रेम रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, स्टेज 2 नॉन रेम डेल्टा स्टेज। तो 4 स्टेज होती हैं स्लीपिंग पैटर्न की। विविड ड्रीमिंग मतलब जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तभी आपको सपने आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लेटते ही साथ आए, वो आप भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर जब आपको सपने आते हैं मतलब आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हैं और ये होता है आपका कब, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में, REM में। किसमें, REM में। फर्स्ट होती है NREM, कौन सी, NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें आप जैसे ही लेटे हुए हैं आप, लेकिन आपके 5 से 10 मिनट वाली उसमें क्या हो जाएगी, नींद खुल जाएगी, वेकफुलनेस एंड स्लीपिंग। फिर दूसरी होती है सेकंड स्टेज, कौन सी, NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज सेकंड। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, आपका ब्रेन है जो गहरी नींद के लिए आपको क्या करेगा, भेजेगा एक तरीके से हम कहेंगे। तो होती जनरली लास्ट अप्रोक्सीमेट 20 मिनट तक की। फिर NREM जिसमें आपकी मसल रिलैक्स होती हैं, बीपी जो बीपी है आपका ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल रहेगा, आप गहरी नींद में चले जाएंगे। डीपेस्ट स्लीप सबसे यदि पूछें तो होती है NREM स्टेज थर्ड में। फिर जब आपको सपने आना स्टार्ट होते हैं इस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, इमोबिलाइज्ड रहेगी और आपको सपने आते हैं, वो आंखें जिसमें आपकी ऐसे घूमेंगी, तो वो कहलाती है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। विविड ड्रीमिंग कब होगा आपका, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में। नेक्स्ट इज द नेचुरल सेडेटिव इन मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दैट कैन हेल्प इंड्यूस द स्लीप इज। तो यहाँ पर मीट और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि गर्म दूध हो गया, उसमें ऐसा कौन सा नेचुरल सेडेटिव होगा जिससे आपको नींद आएगी, फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम, मेथोट्राइम, मेप्राजीन या फिर ट्रिप्टोफैन। क्या होगा नेचुरल सेडेटिव, मतलब आपने कुछ मिलाया नहीं है, ना मीट में मिलाया है ना ही मिल्क के प्रोडक्ट में, स्पेशली गर्म दूध में, लेकिन आपको उनके खाते ही साथ आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, इंड्यूस द स्लीप। तो क्या कौन सा यहाँ पर होगा, फ्लोराजेपाम होगा, टेमाजेपाम होगा, मेथोट्रेमाजेपाम होगा कि
ट्रिप्टोफैन होगा। तो नेचुरल सेडेटिव्स का काम यहाँ पे आपका क्या करेगा, वो होगा ट्रिप्टोफैन। क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन। जैसे आपके घर में जो नानी दादी मम्मी लोग हैं वो क्या कहती हैं, गर्म दूध पी के अच्छी नींद आती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा आइटम रहेगा कि गर्म दूध, गुनगुना दूध पीने से आपको नींद क्यों आएगी, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रिप्टोफैन है। और इसी ट्रिप्टोफैन के कारण आपको नींद आना स्टार्ट होगी। ये ट्रिप्टोफैन क्या नेचुरल सेडेटिव है। यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लोराजेपाम, टेमाजेपाम और मेथ्रोट्रीमेजरिन। तो यहाँ पर हिप्नोटिक सेडेटिव्स हैं। क्या? हिप्नोटिक सेडेटिव्स हैं। इनका यूज किया जाता है किसी न किसी एंजाइटी को या फिर हिप्नोटाइज करने के लिए, नींद लाने के लिए। लेकिन नेचुरल की बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होगा, जो अमीनो एसिड आपके सोने के लिए, स्लीप को प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रिकर्सर की तरह काम करे, जो आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन न्यूरो ट्रांसमीटर है उनके लिए एज अ प्रिकर्सर की तरह काम करेगा। कौन? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो आपके स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनमें ये बेसिक मतलब कुछ कम लिमिट में पाया जाता है, लेकिन ये एज अ नेचुरल सेडेटिव की तरह काम करेगा, तो कहलाएगा ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट वन इज कुबलर-रॉस 5 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइंग आर। कुबलर-रॉस की थ्योरी है जो यहाँ पर उसके 5 स्टेज होती है डेथ, डाइंग की, ग्रीफ की। तो वो कौन सी है? ऑप्शन में एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस। फिर डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। लास्ट वन इज बार्गेनिंग, डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। कुबलर-रॉस की जो 5 सक्सेसिव स्टेज है डेथ और डाइंग पेशेंट के लिए, वो क्या है? सबसे पहले आप तो कोई भी हो डिनाई करेगा। करेगा डिनाई, मतलब मैं नहीं। दूसरे में गुस्सा आएगी बहुत। तीसरे में कहेगा भाई मैं नहीं, किसी और को हो जाए प्रॉब्लम। चौथे में वो एट द एंड डिप्रेशन में चला जाएगा और एंड में वो सब चीज़ें एक्सेप्ट कर जाएगा। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है? कुबलर-रॉस की थ्योरी, जो डाइंग के लिए, ग्रीफ पर्सन के लिए, डेथ वाले के लिए कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स डिवाइडेड द बॉडी लॉन्गिट्यूडनली इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन। कौन सा प्लेन है? हमने अलग अलग तरीके के प्लेन पढ़े, फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल और ट्रांसवर्स, कोरोनल, ये सब प्लेन पढ़े हुए हैं हमने। तो यहाँ पर जो प्लेन आपकी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर वे में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा वो कौन सा प्लेन है? फ्रंटल, सेजाइटल, मिड सेजाइटल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन। तो कौन सा प्लेन है जिसमें आपकी बॉडी आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में बट जाती है, डिवाइड हो जाएगी? तो वो कहलाता है आपका फ्रंटल प्लेन। कौन सा? फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। ये देखिए, आगे वाला हिस्सा एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है? कोरोनल प्लेन और फ्रंटल प्लेन। सेजाइटल प्लेन की बात करें हम तो आपकी बॉडी लेफ्ट और राइट में, इसमें लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। मिड सेजाइटल और पैरासेजाइटल प्लेन फिर ये कहलाएगा राइट साइड का राइट पोर्शन, लेफ्ट साइड का लेफ्ट पोर्शन। तो यहाँ पर मिड सेजाइटल और पैरासेजाइटल है। फिर आपका आता है ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शनल प्लेन, मतलब आपकी बॉडी अपर और लोअर पार्ट में और सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन में डिवाइड होगी, तो वो कहलाता है ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे देखिए आप, यदि आपको कहते हैं ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स का मतलब है कि आपकी बॉडी सुपीरियर और इंफीरियर में डिवाइड हो गई है। अब यहाँ पे आपको कहा जाता है सेजाइटल, तो लेफ्ट एंड राइट में, फ्रंटल और कोरोनल तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वे में। नेक्स्ट इज a nurse discourages a patient from straining excessively when attempting to have a bowel movement. What physiological response primarily may be prevented by avoiding straining on defecation? यदि कोई पर्सन पोटी करने गया है, डिफिकेशन के लिए गया है यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे उस पर्सन के लिए कि आप ज़्यादा स्ट्रेनिंग का मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ बाउल मूवमेंट और डिफिकेशन ना करें। इसका रीज़न क्या है? इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, डिसअरिथमिया हो सकता है, फीकल इंफेक्शन हो सकता है, रेक्टल हेमरॉइड्स हो सकता है। क्या है ऐसा जो हो सकता है यदि पर्सन
जो बाउल मूवमेंट या फिर फ्रेश होने जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, तो क्या होने के चांसेस रहेंगे, तो वो जो यहाँ पर होगा सबसे रिस्की होगा, वो होगा डिसअरिथमिया। क्या होगा? डिसअरिथमिया। इनकंटिनेंस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी, लेकिन डिसअरिथमिया से प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसीलिए स्ट्रेनिंग ऑन डिफिकेशन, तो यहाँ पर पर्सन को क्या होगी, सांस रोकने की जरूरत पड़ती है, जिसके कारण सांस रोकेंगे आप यहाँ पर जब तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको हार्ट अटैक, डिसअरिथमिया आने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेन एट स्कूल, जब आप स्ट्रेनिंग के साथ में बहुत प्रेशर के साथ स्टूल पास करते हैं तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है, और ये बीपी कभी कभी ट्रिगर आउट होके पर्सन को क्या करेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया भी हो सकता है। बहुत सारे केस में आपने सुना होगा कि बाथरूम में ही डेथ हो गई, तो हो सकता है ये रीजन रहा हो। तो यहाँ पर यदि कोई स्ट्रेनिंग जो बाउल मूवमेंट के टाइम पे या फिर प्रेस अप होने जाता है तो डिफिकेशन के लिए स्ट्रेन अवॉइड करने को क्यों कहा जाता है, ताकि डिसअरिथमिया या फिर ज़्यादा प्रेशर लगने से बीपी आपका हाई ना हो, हार्ट अटैक ना आ जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ना हो जाए। नेक्स्ट वन, HIV1 बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज ऑफ रेट्रोवायरस, विच वन? तो HIV1 जो वायरस है ये कौन सी फैमिली से, रेट्रोवायरस की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? लेंटिवायरस, टेकीवायरस, पेरोमोवायरस या फिर पैरवोवायरस। तो HIV1 है जो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, रेट्रोवायरस की? तो ये बिलोंग करेगा आपका लेंटिवायरस से। किससे? लेंटिवायरस से। रेट्रोवेडा फैमिली सबको पता है HIV की, लेकिन इसी रेट्रोवायरस फैमिली की कौन सी एक और जो इंटरनल फैमिली है जिससे बिलोंग करेगा, तो होगा लेंटिवायरस फैमिली। द हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज सीवेज, रिफ्यूज, गार्बेज या फिर सलेज। क्या कहलाएगा? हाउस होल्ड वेस्ट है जिसमें वाटर के साथ साथ एक्सक्रीटा भी है, तो वो होगा क्या? सीवेज। क्या होगा? सीवेज, जिसमें फीकल मटेरियल होगा, यूरिन होगा, टॉयलेट का पानी होगा, डायरेक्ट यदि हम टॉयलेट का वेस्ट कहेंगे तो क्या हुआ? सीवेज। लेकिन सलेज का मतलब है यहाँ पर वाटर है, जो वेस्ट वाटर है जो कि सिंक से, शावर से, नहाने से आपके आया, लेकिन इसमें नॉट वेस्ट लिक्विड और एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट, जो फीकल मटेरियल यूरिन ये सब मिक्स नहीं होगा। मिक्स है तो सीवेज पानी में, लेकिन ये नहीं है, किचन का पानी हो गया, सिंक का, शावर का, नहाने का, तो वो कहलाएगा सलेज। दैट मीन्स इसमें सलेज का मतलब है कि इसमें टॉयलेट वाला जो एक्सक्रीटा है या फिर टॉयलेट एक्सक्रीटा का मतलब है ये यूरिन और फीकल मटेरियल नहीं है, तो क्या? सलेज। यदि है तो सीवेज। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज। यदि साइज और मास ऑफ टिश्यू बढ़ रहे हैं तो क्या है? ग्रोथ है, मैच्यूरेशन है, डेवलपमेंट है कि प्रोग्रेस है? यदि टिश्यू की साइज बढ़ती है, मतलब आपकी बॉडी की साइज बढ़ते जा रही है, तो टिश्यू की साइज बढ़ना कहलाएगी, वो कहलाएगी ग्रोथ। क्या कहलाएगी? ग्रोथ। लेकिन आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ रहा है, सोचने समझने का तरीका बढ़ रहा है, स्किल बढ़ रहे हैं आपके, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेवलपमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरेबल, जैसे आपकी लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब क्या है? ग्रोथ। क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरेबल है। टिश्यू की साइज बढ़ रही, सेल्स की साइज बढ़ रही। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है, मैच्यूरेशन ऑफ स्किल बढ़ रहा है, कॉग्निटिव स्किल डेवलप हो रहा है, तो क्या है? वो है डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, Mrs. Preeti, 22-year-old lady, delivered a premature baby. Which of the following medication is useful for the newborn baby? ये नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आता है कि प्रीमेच्योर बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे। रीजन भी बताएंगे आपको। ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन, टेस्टोस्टेरोन। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है कि प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ है, 22 ईयर की जो लेडी है, कोई सी भी पेशेंट हो सकती है 22 ईयर की, प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ। प्रीमेच्योर का मतलब है कि 37 हफ्तों के पहले हो सकता है 34 में हो गया, 32 में हो गया हो, आफ्टर 25 लेकिन बिफोर 37 होते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रीमेच्योर बेबी। अब उस प्रीमेच्योर बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी में कौन सी मेडिसिन देंगे आप? तो वो की डेक्सामेथासोन। क्यों?
क्योंकि डेक्सामेथासोन देने से जो बीटामेथासोन देते हैं आप, तो प्रीटर्म लेबर को क्या कर सकती है, थोड़ा सा प्रीपोन कर सकती है, सॉरी पोस्टपोन कर सकती है। लेकिन इनकेस हो गया है बेबी, तो डेक्सामेथासोन देने का मतलब क्या है कि बेबी के जो लंग्स है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाए हैं। लंग्स में जो एक सरफेक्टेंट होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है, इसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो लंग्स मैच्योरिटी के लिए क्या दिया जाता है, डेक्सामेथासोन। न्यूबॉर्न बेबी में देने की बात कर रहे हैं, प्रीमेच्योर में, तो वो क्या होगा, लंग्स मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, जो कि आपको सांस लेने में हेल्पफुल है, जो आपके लंग्स वही तो काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डेक्सामेथासोन। प्रीटर्म जो प्रीमेच्योर बेबी हुआ है उसमें आप डेक्सामेथासोन देंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। तो भारत सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था, 1997, 1996, 1965 या फिर 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी कब अडॉप्ट की थी, तो ये की थी इंडिया ने 1993 में। कब, 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट वन, the extreme softening of the cervix during the first trimester is known as, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब इनिशियल टाइम पर यदि सर्विक्स का कलर कैसा हो जाता है, सॉरी सर्विक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और सॉफ्ट क्यों होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के कारण, जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है पेल्विक एरिया में प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के कारण सर्विक्स क्या है, सॉफ्ट हो जाती है, ब्लूइश कलर की भी होने लगती है। तो ये कौन सा साइन है, चैडविक, ओसिएंडर, गॉडेल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इट्स नोन एज द गॉडेल साइन। चैडविक पूछे तो ब्लू और वायलेट जो पर्पलिश कलर है वो हो जाएगा 4th वीक ऑफ जेस्टेशन में। ओसिएंडर का मतलब है कि पल्सेशन क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स एट 8th वीक। 4th वीक में चैडविक साइन होगा। और यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो होगा गॉडेल साइन, मतलब एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट वन इज द एंटीरियर फॉन्टेनल नॉर्मली क्लोजेस बिटवीन द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल से इनके बीच का डिफरेंस पढ़ के जाना, कब क्लोज होते हैं, किन के बीच में है, ये आपको एग्जाम में आता है। तो एंटीरियर क्लोज होते हैं बाद में, पोस्टीरियर और ऑक्सीपुट क्लोज होते हैं पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होंगे, 2 से 3 महीने में, 12 से 18 महीने में, 3 to 6 मंथ में, फिर 1 and 9 मंथ में। तो एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होते हैं जनरली 12 to 18 मंथ की एज में, जब बच्चे की उम्र 12 से 18 महीने हो जाए। आपने सुना होगा कि बच्चे का जो तालू है, फ्रंट हेड, जो फ्रंटल पार्ट है माथे के, यहाँ माथा जिसको कहेंगे, इसके ऊपर जिन बच्चों की उम्र 1.5 साल से कम की रहती है, वहाँ पे आप हाथ रख के देखना कितना फास्ट पल्सेशन फील होगा, वो इसीलिए होता है। और जो आप 2-2.5 साल के बच्चे में हाथ रख के देखेंगे कितना फास्ट फील नहीं होगा, तालू जिसको कहते हैं आप। तो क्या है यहाँ पर एक जो क्लोज होंगे फॉन्टेनल, तो कब क्लोज होंगे, 12 से 18 महीने की एज में। और पोस्टीरियर की बात करें तो 6 to 8 वीक आफ्टर द बर्थ, और 2 मंथ की उम्र में बच्चे की। लेकिन क्लोज होते हैं 1.5 साल तक की उम्र में, 1 साल से 1.5 साल तक, तो होंगे एंटीरियर फॉन्टेनल 12 से 18 महीने के बीच में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी। तो जो हनी है, शहद है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी शुगर होगी, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। कौन सी शुगर सबसे हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर किसमें होगी, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज में होगी, किसमें होगी, फ्रक्टोज में। Which of the following perinatal infection disease is the mostly contagious? पेरीनेटल डिसीज यहाँ पर है जो कि बहुत ज्यादा कंटेजियस है। वो पेरीनेटल डिसीज कौन सी है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। पेरीनेटल जो एक टाइम पीरियड होता है जब प्रेगनेंसी हो,
बिकम प्रेग्नेंट एंड अप टू अ ईयर आफ्टर गिविंग बर्थ, मतलब कंसीव करने के बाद से लेकर डिलीवरी होने तक का जो ड्यूरेशन है वो पेरीनेटल पीरियड है। यदि इस टाइम पे कंटेजियस इन्फेक्शन की बात की जा रही है तो वो सबसे ज्यादा कंटेजियस कौन सा होगा? है तो सभी कंटेजियस बच्चे को हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंटेजियस होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। क्या है? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। कैसे? मैंने जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, क्लेमाइडिया भी हो सकता है, निसीरिया गोनोरिया भी हो सकता है। क्यों? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर, क्योंकि ये बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ दी कहाँ पर रहते हैं? जो प्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ पर। डिलीवरी के टाइम पर बहुत इजीली बच्चे में ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो हाईली कंटेजियस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आपको कहा है, हो तो सबके चांसेस ज्यादा है, HIV हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंटेजियस होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, बिकॉज हर्पीज वायरस कैन आल्सो बी स्प्रेड टू द बेबी इफ द मदर हैज अ ब्लिस्टर कॉज्ड बाय हर्पीज ऑन हर ब्रेस्ट एंड शी कैन फीड द बेबी विद द अफेक्टेड ब्रेस्ट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हर्पीज होने के चांसेस होंगे फर्स्ट 4 वीक्स आफ्टर द बर्थ। तुरंत में तो बच्चे को इवन कुछ साइन ही नहीं दिखेंगे, लेकिन यदि इन केस ब्लिस्टर कहाँ पर है? ब्रेस्ट में है, जो वेजाइनल ट्रैक्ट एरिया है यहाँ पर है, तो बच्चे को इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे ज्यादा कंटेजियस यहाँ पर क्या होगा? होगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन, विद इन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH the immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D ISO immunization? ड्यूरेशन पूछा है, एंटी-डी आइसो इम्यूनाइजेशन कितने टाइम के अंदर देंगे? कभी भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है तो ये दिया जाता है विद इन कितने घंटों के? 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे या फिर 80 घंटों के अंदर। तो हमेशा 72 घंटे के अंदर है जो RH आइसो इम्यूनाइजेशन है एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि बच्चे को भी आप प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय, तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस वायरस या फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब है कि न्यूबॉर्न बेबी में होने वाली एक तरीके की कंजक्टिवाइटिस, न्यूबॉर्न बेबी में होने वाली कंजक्टिवाइटिस उसको कहा जाता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, और उसका जो कॉज होगा वो होता है निसीरिया गोनेरिया। क्या है? निसीरिया गोनेरिया। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के नाम से भी जानी जाती है। आई इन्फेक्शन होगा विद इन द फर्स्ट 30 डेज ऑफ लाइफ, और ये होगा जनरली बर्थ कैनाल के यहाँ पर। यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, माँ को निसीरिया गोनोरिया है, तो बच्चे को जो न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस और ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का दूसरा नाम है न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस। याद रखें आप, आपको एग्जाम में आ सकता है न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम ही पूछा जाता है। पॉजिटिव एजेंट निसीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनेस। तो टिटनेस में इनमें से कौन सा क्लिनिकल साइन देखने को मिलता है? कॉप्लिक स्पॉट, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपेस्थोटोनस या फिर हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है रेबीज में, कॉप्लिक मिलता है मीजल्स में, स्यूडोमेम्ब्रेन डिप्थीरिया के केस में देखने को मिल सकती है। तो जो ओपेस्थोटोनस, जो टोनस मतलब मसल से रिलेट करता है, कुछ मसल्स अफेक्ट होती हैं किसमें? टिटनेस में। तो यहाँ पर आपकी पूरी बॉडी हाइपर एक्सटेंशन के कारण पूरा एक आर्च बना लेगी। आर्च मतलब ब्रिज टाइप से जो बना लेगी वो कहा जाता है एपेस्थोटोनस और एपेस्थोटोन्स। तो स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी हाइपर एक्सटेंशन और स्पासिटी के कारण क्या होगी? पूरे तरीके से आर्च पोजीशन में आ जाएगी, और ये पोजीशन कहलाती है एपेस्थोटोनस। ये होगा कैसे? टिटनेस के कारण। किसके कारण? टिटनेस के कारण। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी को ट्रीट करने के लिए जो जॉइंटिस को ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? फिनोबार्बिटोन, डाइजेपाम, बीटामिथासोन या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट। तो कैल्शियम ग्लूकानेट तो एज एन एंटीडोट के तौर पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बचता है जॉइंटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, तो वह फिनोबार्बिटोन। क्या है? फिनोबार्बिटोन जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ये क्या करेगी? लिवर, इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लाइकोकोलिन ट्रांसफरेज। और ग्लाइकोकोलिन ट्रांसफरेज लिवर एंजाइम है जो कि बिलिरुबिन को कन्वर्ट करेगा, ताकि बॉडी से वाइल के थ्रू है जो क्या हो जाए? बिलिरुबिन
रिमूव हो और बाहर निकले, तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या होगी, फेनोबार्बिटॉन। ये डायरेक्टली क्या कर रही है, लिवर पे, कोई भी मेडिसिन है मेटाबोलाइजेशन लिवर से होते हुए होगा। ज़्यादा दवाई खाओगे लिवर खराब हो जाता है आपका। लिवर सिरोसिस का एक रीज़न ये भी है, जो आप मेडिकेशन खाते हैं वो ज़्यादा खाने के कारण। तो यहाँ पर यदि जो फेनोबार्बिटॉन देते हैं आप न्यूबॉर्न बेबी में जॉइंटिस की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या करेगी, लिवर को कहेगी कि भाई आप लिवर एंजाइम जो कि ग्लाइकोरिल ट्रांसफरेज एंजाइम रिलीज करो, ताकि ये बिलिरुबिन को वाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी और ये वाइल आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। जब वाइल बाहर निकलेगा बिलिरुबिन कन्वर्ट होके वाइल के फॉर्म में जॉइंटिस अपने आप ठीक होगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने अभी तक चेस्ट एक्सरे का शॉर्ट्स नहीं देखा वो लोग देख लें कि एक्सरे जो आपका चेस्ट एक्सरे होता है उसमें 10 टाइप के एक्सरे यदि किए जा रहे हैं, 10 अलग अलग डिसीज में चेस्ट एक्सरे अलग तरीके से शो होगा। बूट शेप्ड है यदि आपको कहा जाता है तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर चेस्ट एक्सरे का जो फीचर है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स का मतलब गोन्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं चेस्ट एक्सरे में। तो किस डिसीज में, निमोनिया में, एम्पाइमा में, ब्रोंकाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। एम्पाइमा का मतलब है कि लंग्स से वहाँ पर पस का कलेक्शन हो जाना, क्या है, पस भर जाना। अब यहाँ पर जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गोन्स फोकाई देखने को मिल रहे हैं चेस्ट एक्सरे में, वो देखने को मिलते हैं किसमें, टीबी में और ट्यूबरक्लोसिस में, इस तरीके से। तो जो ग्रेन्युलोमा है और गोन्स फोकाई है क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्पेशली लोअर लंग्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पर ये जो गोन्स फोकाई पूछे जाते हैं आपको या फिर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स से देखने को मिलते हैं किसमें, टीबी वाले मरीज के चेस्ट एक्सरे में। नेक्स्ट वन, a baby born at CHC for its first immunization which can be given to him। यदि न्यूबॉर्न बेबी कहाँ पे हुआ है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, तो पहला वैक्सीन कौन सा देंगे, डीपीटी, बीसीजी, एमएमआर या फिर टाइफॉइड। इनमें से कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो होगा बीसीजी, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन। क्या है, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन। बीसीजी के अलावा भी दी जाती है जो वैक्सीन, एक होती है ओपीवी 0 डोज। पूछा जाता है एट द बर्थ जो ओपीवी दी जाती है वो क्या कहलाता है, 0 डोज ऑफ वैक्सीन। फिर एक और दी जाती है हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर, क्लियर। बीसीजी दी जाती है लेफ्ट अपर आर्म आईडी रूट से, इंट्राडर्मल रूट से। तो यहाँ पर विटामिन के भी दिया जाता है, विटामिन के भी दिया जाता है आईएम बच्चे के लिए। तो यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, यदि बीसीजी का वैक्सीन डोज पूछते हैं 0.05 ml एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जब बच्चे की उम्र 4 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए, 1 महीने से ज़्यादा हो जाए, 0.1 ml देंगे, लेकिन 1 साल तक ही दी जाती है। एक टाइम का जो शॉट है बीसीजी का एटलीस्ट बच्चे को 20 साल तक प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओपीवी की जो डोज दी जाती है वो 0 डोज दिया जाता है, ओरली 2 बूंद। हेपेटाइटिस बी आईएम रूट से दिया जाता है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, एक और छोटा सा 1 मिनट का टॉपिक ऐड किया गया, वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो बीबीएम पॉलिसी किस वैक्सीन के लिए अप्लाई की जाती है, तो वो की जाती है ओपीवी के लिए। मोस्टली एग्जाम में आपको इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। बीबीएम का फुल फॉर्म कौन सी वैक्सीन के लिए यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो वैक्सीन की लगाने लायक जो क्षमता बची है नहीं, एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई, उसके लिए यूज किया जाता है। यदि इनर स्क्वायर आउटर सर्किल से अलग कलर में है, मतलब ये क्या है, वैक्सीन यूज की जा सकती है। फिर यदि इनर स्क्वायर जो आउटर सर्किल है क्या है, लाइटर है देन आउटर रिंग से, तब भी यूज कर सकते। लेकिन जब दोनों सेम कलर के हो जाएं तो डिस्कार्ड कर देनी है, वैक्सीन यूज करने लायक नहीं है। या फिर जो बाहरी सर्किल है वो सेम कलर का है, लेकिन जो इनर स्क्वायर होता है व्हाइट कलर का वो ज्यादा डार्क हो जाए, तो इस टाइम पे भी क्या कर देना है, आपको डिस्कार्ड कर देनी है वैक्सीन। इनर स्क्वायर डार्कर देन द आउटर रिंग,
मतलब जो बीच का स्क्वायर है, चौथी स्टेज होती है जब वो क्या हो जाए, ज्यादा डार्क हो जाए आउटर रिंग से, तब भी डिस्कार्ड कर देनी है। और यदि दोनों का कलर सेम हो जाए तब भी डिस्कार्ड कर देनी है। लेकिन यदि आउटर सर्किल और जो इनर स्क्वायर का कलर अलग अलग है तब आपको यूज कर सकते हैं। तो जो दो लास्ट की स्टेज है, कलर एक सा हो जाए तब यूज नहीं करना है, इनर स्क्वायर का कलर ज्यादा डार्क हो जाए तब भी यूज नहीं करना है, वैक्सीन को थ्रो इट कर देना और डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीवर फाउंड इन टाइफाइड इज। टाइफाइड में जो फीवर आता है उसका फीचर क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर रिलैप्सिंग फीवर, स्टेप लैडर फीवर, कंटिन्यूअस फीवर एंड इंटरमिटेंट फीवर। तो टाइफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है टाइफाइड फीवर का? तो टाइफाइड में जो बुखार आता है स्टेप लैडर फीवर, मतलब जैसे सीढ़ियों चढ़ते जाओ उस तरीके से एक लेवल पे हाई फीवर हो जाएगा। तो ये क्या है? स्टेप लैडर फीवर। स्टेप लैडर फीवर जो टाइफाइड है इसका कॉज क्या होता है? एक बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। टेस्ट किया जाता है तो वो होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट पूछा जाता है तो होता है टाइफाइड के लिए फीवर का पैटर्न होता है स्टेप लैडर फीवर। अब यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी अलग है और टाइफस अलग है, दोनों चीजें याद रखें। साल्मोनेला टाइफी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टाइफाइड के लिए। इसके लिए टेस्ट होता है क्या? विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल क्या है? बीसीजी, मीजल्स, कोलेरा या फिर एबी। लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है। तो लाइव वैक्सीन है यहाँ पर कौन सी? बीसीजी एंड मीजल्स। बीसीजी और मीजल्स लाइव वैक्सीन में आती है आपकी बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा की जो स्प्रे वाली है, मीजल्स, मम्स और टाइफस। क्लियर? ये देखिए यहाँ पर लाइव और इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HBNC? HBNC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, होम बेस्ड न्यू मदर केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हाउस बेस्ड न्यू मदर केयर या फिर हॉस्पिटल बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। HBNC एक प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर इस HBNC का नाम क्या है? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है या फिर जो होम बेस्ड डिलीवरी होती है तो उनके लिए प्रोग्राम लाया गया था। इसका नाम क्या था? होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब? 2011 में। 2011 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम किसके लिए था? इट्स फॉर द आशा वर्कर, जो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है उनके लिए प्रोग्राम है जो लाया गया था। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? मतलब कुछ ना कुछ फोकस के साथ सभी प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं। इसका टारगेट था कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबीज पैदा हो रहे हैं, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, उसको हमें क्या करना है? कम करना है, रिड्यूस करना है। जितने भी प्रोग्राम लाए गए हैं, चाहे वो मैटरनल रिलेट करते हो, जैसे JSY स्कीम हो गया या फिर JSSY स्कीम हो गया या फिर होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया या फिर फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया, FBNC। जितने भी प्रोग्राम है इनका टारगेट क्या था? स्पेशली जैसे होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात करते हैं हम, तो ये तो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए प्रोग्राम 2011 में लाया गया था। और इसमें जो टारगेट था वो था मेनली डिलीवरी के बाद, आफ्टर द डिलीवरी आशा वर्कर जाके कितने दिनों तक न्यूबॉर्न बेबी को चेक करेंगी। तो वो है यहाँ पर एटलीस्ट 42 डेज तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया था। कितना? 42 दिनों तक का जो एक परपीरियम पीरियड होता है। तो जो 6 विजिट करेगी आशा वर्कर, यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, यदि इन केस डिलीवरी कहाँ पे हुई है? हॉस्पिटल में, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो 6 विजिट करेगी आशा। 30वें दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन, 42वें दिन। तो यदि
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो कितने दिन, 6 विजिट करेगी आशा। और यदि होम बेस्ड डिलीवरी हुई है, मतलब घर पे डिलीवरी हो गई है, तो जिस दिन डिलीवरी हुई उसी दिन, मतलब कि डे 1, डे 3, डे 7 एंड डे 14, 21, 28 एंड 42, मतलब जिस दिन हुई है उस दिन और ऐड कर देंगे तो 7 करेगी। और हर एक विजिट का आशा को कुछ ना कुछ पे किया जाएगा, तो वो होगा 250 रुपये पर विजिट। कितना, 250 रुपीज पर विजिट के हिसाब से आशा वर्कर को पे किया जाएगा। आशा का फुल फॉर्म क्या है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो जो होम बेस्ड केयर हो गई, वो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गई, FBNC के नाम से जानी जाती है, जो दोनों 2011 में लाई गई थी। लेकिन जो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है, ये जनरली डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट और टर्सरी केयर हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होगी। क्योंकि जो SNCU है, क्या है, SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है, उन बच्चों के लिए लाई गई थी क्या, FBNC फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक इज नोन एज। तो WHO के अकॉर्डिंग मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक क्या है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए जिसमें से 3 तो पैंडेमिक ही है, कोविड-19 भी है, प्लेग भी है, H1N1 भी है। कि क्या है, ये तीनों क्या है, पैंडेमिक है, महामारी ऑलरेडी घोषित हो चुकी है WHO के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सी है जिसको मदर ऑफ पैंडेमिक कहा जाता है, मदर ऑफ पैंडेमिक कहलाएगी, जो वो क्या है, वो H1N1। आपको लगता होगा प्लेग, कि नहीं, H1N1 जो कि वर्ल्ड, जो पूरे ऑल ओवर पूरे विश्व में 1918 से 1919 के बीच में फैला था। उस टाइम पे WHO ने इसके लिए क्या कहा था, मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक, जितनी भी महामारी हुई है उनकी माँ घोषित कर दिया था WHO ने खुद। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं हम, तो फर्स्ट वेव आई थी 1918 में, और इसकी सेकेंड वेव आई थी कोविड जैसे ही, जो कि 1919 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक, सभी महामारियों की माँ किसको कहा गया, H1N1। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि सेफ है, क्लोरोक्विन, क्विनिन, क्लोरामफेनिकॉल एंड प्राइमर का है। 1 साल के बच्चे में पर डे है, जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेट के कहा है, पर केजी वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो पर केजी की बात करें तो पर केजी के हिसाब से 100 किलो कैलोरी पर केजी है जो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। कितना, 100 कैलोरी। यदि बच्चे का वजन, 1 साल के बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसको कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, 1000 किलो कैलोरी की। लेकिन यहाँ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कहा है तो कितना, 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 100 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 100 किलो कैलोरी पर केजी। कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर चाइल्ड इज 100 किलो कैलोरी पर केजी। सो टोटल कैलोरी इनटेक विल बी अप्रोक्सीमेटली 1000 किलो कैलोरी पर डे। तो 1 साल के बच्चे में पूछते हैं तो कितना, 1000 किलो कैलोरी पर डे। इनकेस आपको एग्जाम में बच्चे का वेट दिया जाए और पूछा जाए कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी इस बच्चे को, तो यहाँ पर वेट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम के हिसाब से 100 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 10 किलो है, 11 किलो है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलोरी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वन, इफ अ बेबी बॉर्न एट CSC इन इम्यूनाइजेशन विच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट। यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक बेबी डिलीवर हुआ है तो कौन सी वैक्सीन आप उसको सबसे पहले देंगे, DPT, MMR, BCG, इन्फ्लुएंजा। वैक्सीन सभी दी जाती हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली 3 वैक्सीन दी जाती हैं, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो आपकी जो वैक्सीन दी जाएगी वो क्या होगी, BCG वैक्सीन। अब BCG वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है, कहाँ पे दी जाती है, तो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो BCG वैक्सीन इंट्राडर्मली दी जाती है, ओनली एक ही ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में। BCG वैक्सीन का जो डोज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है 0.05 ml। इन केस बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ हम BCG वैक्सीन नहीं दे पाए हैं तो उसको जो BCG का हम डोज देंगे 4 वीक का, यदि बच्चे की एज 4 वीक से ज़्यादा की हो गई या फिर 1 महीने से ज़्यादा की हो गई तो 1 महीने से ज़्यादा की एज से लेकर 1 ईयर तक की एज तक बच्चे को जो
BCG वैक्सीन का डोज दिया जाएगा वो होगा 0.1 ml। कितना? 0.1 ml डोज है जो फिर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि BCG कौन सी वैक्सीन है, तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से। इसका डाइल्यूशन पूछा जाता है तो नॉर्मल सलाइन इसको डाइल्यूट किया जाता है, स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, यहाँ पर लिख के रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है, जेनेवा में है, डेनमार्क में है कि USA में है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर ILO का लोगो रहा जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो लोगो बस दे देंगे कि किसका है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। Three Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये तीनों सिम्टम किसके हैं? GMCH में एग्जाम में आया था अभी ये पेपर, जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आई थिंक 28 को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे थायामिन के, राइबोफ्लेविन के, बायोटिन के या फिर नियासिन के। तो ये किसके हैं? यहाँ पर जो भी साइन है तीन, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, तीनों साइन किसके हैं? तो ये है यहाँ पर नियासिन की कमी के कारण होने वाले सिम्टम। नियासिन की कमी के कारण होने वाले सभी सिम्टम है। पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज होती है उसके तीनों सिम्टम है डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, और ये किसकी कमी से होंगे? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। यदि किसी मरीज में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सी टेस्ट से हम क्लियर करेंगे कि उसको आयरन की कमी है? फेरस सल्फेट से, सीरम फेरेटिन से, सीरम आयरन से या फिर हीमोग्लोबिन से? कौन सा टेस्ट है जो क्लियर कट बताएगा कि पर्सन को आयरन की कमी है? तो वो होगा यहाँ पर सीरम फेरेटिन। क्या होगा? सीरम फेरेटिन टेस्ट किया जाएगा जिससे कंफर्म होगा कि पर्सन को क्या आयरन की कमी है। आयरन की कमी से मेनली क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट वन, ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन सभी में होगा किसी एक को छोड़कर, मैजे में, चिकन में, फिश में या फिर चीज में। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जिसकी जरूरत नॉर्मल ग्रोथ के लिए पड़ेगी, स्पेशली इन्फेंट्स में, और एडल्ट्स में किसके लिए? नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए बॉडी में। लेकिन ये सभी चीजों में रहेगा किसी एक को छोड़कर। तो एक इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मैजे में। किसमें? मैजे में ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, बाकी सभी में रहेगा। ओवर मैजे खाने से कौन सी कहते हैं? मैजे। और ट्रिप्टोफैन है जो मैजे में, जो कॉर्न है उसमें नहीं रहेगा, बाकी चिकन में होगा, फिश में होगा, चीज में होगा। आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जो मैजे है, ओवर मैजे खाने से कौन सी डिसीज होती है? बहुत सारी डिसीज होती है जिसमें मैजे और कॉर्न को क्या कहा जाता है? अवॉइड करने को कहा जाता है। तो आपको आज की क्लास का क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज है जो मैजे और मक्का जो भुट्टा है उसके खाने से होती है। तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है सब में प्रेजेंट होगा, किसमें नहीं होगा? तो वो नहीं होगा किसमें? मैजे में। और ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, न्यूबॉर्न जो इन्फेंट्स हैं उनके लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स उनमें नाइट्रोजन का बैलेंस बनाने के लिए हेल्प